नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने 11 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कौन सा है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन यानी मेन नेचुरल रिसोर्स। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन में हम कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों को काम में लेते हैं और कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और उनका किस प्रकार संरक्षण किया जाना चाहिए, किस प्रकार उनका दोहन हो रहा है, उन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो जैसे प्राकृतिक संसाधनों की यदि बात की जाए तो जीव है, जो जीव है उसमें क्या होते हैं, सजीव और सजीव आते हैं उसमें। और उस सजीव में कौन कौन से, जैसे पेड़ पौधे आते हैं, ये सभी आते हैं। तो जीव है वो क्या करता है, जैविक और अजैविक घटकों द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है। यानी जीव है सजीव, वो क्या रहता है, जैविक और अजैविक घटकों द्वारा घिरा रहता है। जिसमें क्या होते हैं, जैविक घटक वो होते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सभी किस में आते हैं, जैविक घटकों में आते हैं। और अजैविक घटकों में कौन से आते हैं, जैसे हवा हो गई, जल हो गया, प्रकाश हो गया, ये सभी किस में आते हैं, अजैविक घटकों में। अब यदि हम देखें कि कुछ जो जैविक और अजैविक घटक है, इनमें क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। इन सभी में क्या होना चाहिए, संतुलन होना क्या है, जरूरी है। और उन सभी में क्या है, सामंजस्य बनाए रखने के लिए जीव को क्या करना पड़ता है, जो मनुष्य है उनको उनमें सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे जो नियम है उन सभी का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। यदि उन नियमों का पालन नहीं किया जाए और प्रकृति का दोहन किया जाए तो क्या होगा, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होगी और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं, यदि जैविक और अजैविक घटकों में असंतुलन हो जाए, संतुलन न रहे तो क्या होगा, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ आना है, सूखा पड़ना और अकाल पड़ना, ये सभी किसका कारण है, ये सभी है जैविक और अजैविक घटकों में असंतुलन होना। यदि हम देखें कि जो हमारा वैदिक काल से है, हमारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, वैदिक काल है, उनसे ही क्या है चली आ रही है। उनमें हम देखते हैं कि जो हमारे जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में जो हम देखते हैं, उन सभी को देवता रूप मान लिया गया है। जैसे उसमें किसमें जो सूर्य है, सूर्य को देवता मानते हैं, चंद्रमा को देवता माना गया है। आपका जो पिंपल का वृक्ष है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, इसको भी देवता माना है। खेजड़ी को मान लिया है, यानी आकाश, इन सभी को क्या है, देवता रूप मान लिया गया है। इनसे हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं और इनको संरक्षण करने के लिए वैदिक काल से ही इनको देवता माना जाता है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्राकृतिक संसाधनों से पहले हम देखें कि संसाधन क्या होते हैं, किसे कहते हैं संसाधन। तो सीधी सी बात है, सरल रूप में भाषा में हम यदि देखें तो जो भी मनुष्य के काम आता है, यानी जो भी वस्तुएं मनुष्य के काम आती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको हम क्या कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। यानी मनुष्य के जो काम में आती है और मनुष्य को लाभ होता है, वो सभी किस में होते हैं, संसाधन में आते हैं। देखते हैं इसमें, मनुष्य की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम में आने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। यानी जो भी वस्तुएं मनुष्य के प्रत्यक्ष रूप में काम आए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से काम आए, ये सभी किस में आते हैं, संसाधनों में आते हैं। अब यदि हम देखें प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन है दो प्रकार के हो जाते हैं वैसे, एक तो प्राकृतिक संसाधन हो गया और दूसरा कौन सा हो जाता है, कृत्रिम संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, वो सभी संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। यानी जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और सीधे ही मनुष्य उसका उपयोग करता है, वो सभी किस में आते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में। अब हम देखें प्राकृतिक संसाधनों में कौन सा, जैसे हम देखते हैं जो आपके पेड़ पौधे हैं, ये सभी पेड़ पौधे से हमें देखते हैं तो पेड़ पौधे क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही है एक प्रकार का। सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। पानी आपको मिल रहा है, वो मनुष्य थोड़ी बनाया है जल को, जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही है। मिट्टी है वो भी प्राकृतिक संसाधन, ये सभी किस में आते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। अब यदि हम देखें कृत्रिम संसाधन, तो कृत्रिम संसाधन जैसे नाम से पता चलता है जो मनुष्य द्वारा बनाए हुए संसाधन होते हैं वो सभी किस में आते हैं, कृत्रिम संसाधनों में। इसमें हम विस्तार से किस में
किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। देखते हैं कौन से नेचुरल रिसोर्स होते हैं। अब जो प्राकृतिक संसाधन है उनको कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में, यानी 3 भाग के आधार पर हम देखते हैं अलग अलग कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे भंडारण एवं वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले विकास एवं प्रयोग के आधार पर, यानी विकास और प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखें तो विकास और जो आपका प्रयोग और विकास के आधार पर है वो प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांट दिया। एक तो वास्तविक संसाधन और दूसरा कौन सा? संभाव्य संसाधन। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिसकी मात्रा हमें क्या है, जिसकी मात्रा है वो हमें पता है, यानी वास्तविक संसाधन कौन सा होगा? जैसे नाम से पता चला है वास्तविक संसाधन, यानी जिसकी मात्रा का हमें पता है और जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं वो सभी क्या है? वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। तो क्या हुआ वास्तविक संसाधन? तो वास्तविक संसाधन वो होते हैं जिसकी मात्रा हमें क्या है? पता है और जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो सभी क्या है? वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम माने कि कोयला है वास्तविक संसाधनों में आता है, तेल है, काली मिट्टी है, ये सभी किस में आते हैं? वास्तविक संसाधनों में। अब यदि हम दूसरा यदि देखें तो वास्तविक संसाधन और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा आपका विकास और प्रयोग के आधार पर होता है संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन यानी इसके नाम से पता चल रहा है संभाव्य यानी संभावना, यानी वे संसाधन जिसकी मात्रा के बारे में हमें पता नहीं है और जिसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं वर्तमान में, वो लेकिन वर्तमान में तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसका, लेकिन निकट भविष्य में क्या है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन। यानी संभाव्य संसाधनों में वो आते हैं जिसके निकट भविष्य में क्या है उसका हम उपयोग कर सकेंगे, वो हमारे लिए क्या होंगे? उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं निकट भविष्य में, संभावना जताई जाती है उस पर, वो सभी किस में आते हैं? संभाव्य संसाधनों में। जैसे हमें जो प्राचीन काल में आपको पवन चक्की के बारे में पता नहीं था और उससे हमें ये पता नहीं था कि पवन ऊर्जा से भी क्या है? बिजली प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अब वो पवन ऊर्जा से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? बिजली प्राप्त कर रहे हैं। अब इसी प्रकार हम यदि देखें तो उसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन जो संभाव्य संसाधन है उसमें एक है यूरेनियम। यूरेनियम भी आपके प्राकृतिक संसाधन में आता है और जिसको निकट भविष्य में क्या है? इसकी संभावना जताई जा रही है, ये हमें निकट भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये है आपके संभाव्य संसाधन। तो विकास के प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, वास्तविक और संभाव्य संसाधन। वास्तविक में कौन से आएंगे? जिसके हम वे संसाधन जिसका हमें क्या है? पता है और जिसका हम प्रयोग वर्तमान में कर रहे हैं, वास्तविक संसाधन हो जाएंगे। और संभाव्य में कौन से हो जाएंगे? जिसकी मात्रा के बारे में हमें पता नहीं है और जिसका हम प्रयोग वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम उनका प्रयोग कर सकेंगे, वो सभी क्या होंगे? संभाव्य संसाधन में आएंगे। ये तो था विकास और प्रयोग के आधार पर। अब यदि दूसरे की बात करें तो ये होगा आपका उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर, यानी कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। नाम से पता चल रहा है कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वो सभी क्या है? देखेंगे कौन कौन से हैं। तो देखते हैं उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें आएगा आपका जैव संसाधन और दूसरा कौन सा है? अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन नाम से पता चला है, यानी जीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन के अंतर्गत आती है। यानी जैव संसाधन कौन से होंगे? जीव या जीवित वस्तुएं, वो सभी किस में आती है? जैव संसाधन में आती है। यानी जीव जंतु है और पेड़ पौधे हैं, मानव है, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं जैव संसाधनों के अंतर्गत। यानी सभी सजीव कह सकते हैं हम कि सभी सजीव किस में आते हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी जीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती है। अब इसके बाद दूसरा यदि हम देखें कि अजैव संसाधन, तो अजैव में कौन सी होगी? निर्जीव वस्तुएं आ जाएगी। यानी जो वस्तुएं निर्जीव है या जीवित नहीं है वे सभी किस में आती है? अजैव संसाधनों के अंतर्गत आती है। जैसे तांबा, लोहा, ऐसे अब ये सभी किस में आते हैं? अजैव संसाधनों में। अब यदि आगे की बात करें तो देखते हैं कि तीसरा कौन सा होता है। तो तीसरा आपका है वितरण के आधार पर। किसके आधार पर होगा? तीसरा होगा आपका वितरण के आधार पर कि कौन कौन से संसाधन है। अब देखते हैं वितरण के आधार पर।
तो वितरण के आधार पर जैसे हम देखें तो एक तो होगा सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा कौन सा होगा, स्थानिक संसाधन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सर्वव्यापक यानी सभी जगह हो, और स्थानिक यानी जो स्थान विशेष के लिए हो। यानी सर्वव्यापक संसाधन कौन से हो गए, जो वस्तुएं जो सभी जगह क्या हो, उपलब्ध हो जाती है, वो सभी किस में आती है, सर्वव्यापी संसाधनों में आती है। तो सर्वव्यापक संसाधन कौन से होंगे, जो वस्तुएं सभी जगह उपलब्ध हो वो सभी क्या किस में आते हैं, सर्वव्यापक संसाधनों में आती है। अब सर्वव्यापी संसाधन सभी जगह उपलब्ध होने वाले, जैसे हम देखें जो आपका वायु है, वायु सभी जगह उपलब्ध हो जाती है, ये किस में आएगी, सर्वव्यापक संसाधन में। प्रकाश भी किस में आएगा, सर्वव्यापी में। सूर्य का जो प्रकाश मिल रहा है वो किस में आता है, सर्वव्यापक में। और हम देखें कि जल है वो भी किस में आता है, सर्वव्यापक में। अब यदि हम दूसरी बात करें कि जो दूसरा होता है स्थानिक संसाधन, तो स्थानिक संसाधन में कौन सा आएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। यानी जो वस्तुएं कुछ स्थान विशेष के लिए होती है, यानी जो वस्तुएं कुछ विशेष स्थानों पर भी ही पाई जाती है, वो सभी किस में आएगी, स्थानिक संसाधन कहलाती है। जैसे तांबा है, लोहा है, ऐसे ये सभी जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, ये कहीं कहीं इसकी खानें होती है, और ये किस में आएंगे, स्थानिक संसाधन। तो सर्वव्यापी संसाधन और स्थानिक संसाधन किसके आधार पर, वितरण के आधार पर। अब इन सभी को यदि हम एक जगह रख के देखें तो देखते हैं किस प्रकार इसका उपयोग हम याद करने के लिए सभी को एक जगह रखते हैं और देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा, विकास एवं प्रयोग के आधार पर दो प्रकार बांटे, एक तो वास्तविक संसाधन और दूसरा संभावित संसाधन। वास्तविक जिसका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं और निकट भविष्य वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं और जिसकी मात्रा हमें पता है, वो तो वास्तविक में आएंगे। संभाव्य में कौन सा आएगा, जिसका हमें पता नहीं है और निकट भविष्य में क्या है, ये संभावना हो सकती है इसकी प्रयोग करने की, और हम वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये संभाव्य में आ जाएंगे। इन वास्तविक की तो पता है हमें और संभाव्य का हमें पता नहीं है, लेकिन वर्तमान जो निकट भविष्य है उसमें हम इसको उपयोग में ले सकेंगे। अब दूसरा आपका आता है उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर आपका जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन हो जाएगा। अब जैव संसाधन कौन सा, जो जीवित वस्तुएं सभी सजीव। अजैव में कौन सा आ जाएगा, अजैव में आपका आ जाएगा निर्जीव वाले, सभी किस में आ जाएंगे, अजैव संसाधनों में। अब यदि हम तीसरी की बात करें तो भंडारण और वितरण के आधार पर कौन सा होगा, सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक कौन सा हो गया, सर्वव्यापक में कौन सा होगा, जो सभी जगह उपलब्ध हो वो सभी कौन सा आएगा, सर्वव्यापक में आ जाएगा। जैसे हवा हो गई, पानी हो गया। दूसरा हो गया आपका स्थानिक संसाधन, यानी जो स्थान विशेष के में ही पाए जाए वो कौन से होंगे, स्थानिक संसाधन होंगे। ये आपके प्राकृतिक संसाधनों के अलग अलग प्रकार से हम बांटे। अब हम आगे यदि देखें कि कुछ विशेष स्थिति के आधार पर यदि हम देखें कि कौन कौन से कह सकते हैं जिसका बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो है आपका नवीनीकरण संसाधन, यानी अन्य आधार पर हम देखें तो नवीनीकरण संसाधन, और दूसरा कौन सा होता है आपका अनवीनीकरण संसाधन, यानी नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा कौन सा हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय जो संसाधन है तो उसमें कौन सा आएगा, जैसे हम देखें कि वे वस्तुएं जिनको दोबारा बनाया तथा उपयोग किया जा सकता है वे सभी किसमें आती है, नवीकरणीय संसाधनों के अंदर आती है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे, वे वस्तुएं जिनको दोबारा बनाया जा सकता है तथा उपयोग किया जा सकता है, वे वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन कहलाती है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, यानी जिसकी सीमित मात्रा नहीं है, असीमित है, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, एक बार उपयोग में ले लिया। जैसे सौर ऊर्जा है जिसको हमने उपयोग में ले लिया तो सौर ऊर्जा दूसरे दिन सूर्य का प्रकाश होगा और हमें ऊर्जा मिल जाएगी। और यदि हम देखें पवन ऊर्जा की, तो पवन की असीमित मात्रा है, सीमित मात्रा थोड़ी है, उससे क्या होगा, हम उसको दोबारा से उपयोग में ले सकते हैं। ये होती है आपकी नवीकरणीय संसाधन। दूसरा आपका यदि हम देखें अनवीकरणीय संसाधनों में, तो वे वस्तुएं जिनको दोबारा बनाया या उपयोग में नहीं किया जा सकता है वे सभी किस में आएंगी, अनवीकरणीय संसाधनों में आएगी। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे, वे वस्तुएं जिसको दोबारा बनाया या उपयोग में नहीं किया जा सकता, ये सभी वस्तुएं किस में आती है, आपकी आती है अनवीकरणीय संसाधनों में। किस में आती है, अनवीकरणीय संसाधनों में आती है। अब इसमें कौन सा होता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया आपका, प्राकृतिक गैसें होगी सीएनजी, एलपीजी, कोयला हो गया, ये सभी किस में आते हैं, अनवीकरणीय संसाधन में। यानी इनको यदि हमने उपयोग में ले लिया
तो इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोसेस है वो लंबी प्रोसेस है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में, और यदि उनको हमने एक बार उपयोग में ले लिया तो वापस इनको उपयोग में नहीं कर सकते हैं। उनके बनने में अधिक टाइम लगता है, अधिक समय लगता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? अनवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। ये हमने देखे अलग अलग प्रकार से कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अब यदि हम देखें कि प्राकृतिक संसाधन है उनका बार बार दोहन हो रहा है और उसको प्रबंधन करने की उसकी आवश्यकता है, तो देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जा सके। यह जो आपका पाठ है ये थ्योरिकल पाठ है, इसको आपको सुनना है। देखते हैं कि किस प्रकार होता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो प्राकृतिक संसाधनों का यदि हम प्रबंधन के बारे में देखें तो सबसे पहले हम देखें कि न्याय संगत उपयोग और संरक्षण किया जाना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका मनुष्य द्वारा क्या है कि न्याय संगत उपयोग होना चाहिए और उनका क्या किया जाना चाहिए? संरक्षण किया जाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं न्याय संगत उपयोग? प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध न्याय संगत और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उससे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है। यह हमें सभी को पता है कि प्राकृतिक संसाधन है उसको हम यदि योजनाबद्ध उपयोग में तो लेना है, आपको ये नहीं है कि उपयोग में नहीं लेना है, उपयोग में तो लेना है, लेकिन इस प्रकार उपयोग में लिया जाए कि उनको निकट भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी उनका लाभ मिल सके। तो प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें न्याय संगत, यानी ये नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खर्च करेगा, नहीं, उसको न्यायपूर्ण, उसे जितनी आवश्यकता है उसी प्रकार उसका उपयोग में लेना चाहिए और उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो अधिक दिनों तक उसका लाभ उठाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि आपकी जो पेट्रोलियम है उनको यदि उतना अधिक प्रकार से दोहन नहीं किया जाए उसका, तो क्या होगा? उसको हमें अधिक समय तक उपयोग में ले सकते हैं। यदि हमने उसका दोहन किया तो क्या होगा कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो पेट्रोलियम है वो कि उनकी सभी खदानें हैं उन जहाँ से उसको निकाला जाता है कुओं से, उसमें उसकी मात्रा न रहे तो क्या होगा? तब उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या है कि उसका न्याय संगत उपयोग किया जाना चाहिए। अब न्याय संगत उपयोग का मतलब ये नहीं है कि उपयोग नहीं करना, यानी उपयोग नहीं करने का मतलब नहीं है उपयोग तो करना है, नहीं, ये भी नहीं है कि उपयोग में कंजूसी करना। जितनी आपकी आवश्यकता है उसका उपयोग भी करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि उपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग में कंजूसी करना चाहिए, ये नहीं है। जिसकी जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतनी मात्रा तो आपको उपयोग में लेनी चाहिए और आवश्यकता होने के बाद भी भविष्य के लिए बचा कर रखने के लिए नहीं कहा जाता है। इसमें ये तीनों बातें लिखी है कि उपयोग न करना या उपयोग में कंजूसी करना या आवश्यकता होने के बाद भी भविष्य के लिए बचा कर रखना, ये बातें नहीं है। इसके लिए आपको जितनी मात्रा की आवश्यकता है, जितनी आपको खर्च करने की आवश्यकता है उतनी खर्च करनी चाहिए, लेकिन न्याय संगत और उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। और यदि हम देखें आगे तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि संसाधनों के संरक्षण की आपको आवश्यकता है, तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं संसाधनों के संरक्षण, यानी आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संरक्षण कैसे कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में जनसंख्या और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि और तीव्र गति से हुई है। यह हम सभी को पता है कि पिछले जो कुछ वर्ष गए हैं उसमें जनसंख्या वृद्धि भी तेज गति से हुई है और औद्योगिक वृद्धि है वो भी क्या है, औद्योगिक उत्पादनों में भी तेज गति से वृद्धि हुई है, जिसमें क्या है हमारी भोजन, वस्त्र, आवास और परिवहन के साधन, कच्चे माल की खपत कई गुना क्या हो गई है, बढ़ गई है। यानी जनसंख्या वृद्धि होने के कारण, जिसके कारण क्या है औद्योगिक उत्पादन है उसमें भी वृद्धि हुई है, जिसमें क्या है कि हमारे भोजन और वस्त्र और आवास और परिवहन के जो साधन हैं उनमें कच्चे माल की खपत क्या है, कई गुना तक क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का विनाशकारी ढंग से शोषण करते जा रहे हैं। यदि ये संतुलन बिगड़ने लगा तो मानव का अस्तित्व क्या हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना है। यानी वो तो हमने देखा था कि किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। अब हम देखें कि प्राकृतिक संसाधन है उसकी संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्राकृतिक संसाधन की संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसमें हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों तक क्या है, वर्षों में हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि है वो तेज गति से हो रही है और जो औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं उनका उत्पादन में तीव्रता हुई है और क्या इससे क्या है कि हमारे भोजन और जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी भोजन की
और वस्त्र, आवास और परिवहन के साधन हैं, उनकी पूर्ति के लिए कच्चे माल की जो आवश्यकता है वो कई गुना तक बढ़ गई है। और इनके कारण क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का संसाधन है उनका विनाशकारी ढंग से क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। यदि इनमें संतुलन बिगड़ने लगा तो मानव का अस्तित्व क्या हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की क्या है, आवश्यकता है। अब यदि हम आगे देखें, जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संरक्षण के उपाय क्या है, तो देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण का उपाय हम कैसे कर सकते हैं, उसको बचाने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है कि प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है। सभी को यही मान के चलना है कि प्राकृतिक संपदा क्या है, हमारी पूंजी है। और जो संसाधन प्राकृतिक संपदा है वो सीमित ही है, सभी को पता है। लेकिन इसको आपको मानना है कि आपको जो प्राकृतिक संसाधन है वो सभी की पूंजी है, सभी को अपनी अपनी पूंजी मान के चलना है। और जो क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, सीमित है। और उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। और इसके हमें क्या होना चाहिए, विकल्प के रूप में खोजने चाहिए। यानी जो जैसे पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम का दूसरा विकल्प हमें खोजना चाहिए कि पेट्रोलियम का कम से कम खपत हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे जल है तो जल को हमें क्या है कि व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए उसको, और उसको हमें विकल्प खोजना चाहिए उसका। जैसे हम देखें कि जल है सीधा हमने बहा दिया तो उसको कपड़े धोने के बाद में जो जल बचता है उसका हम उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन यानी उसको विकल्प के रूप में हमें बचाना चाहिए, खोजना चाहिए विकल्प उसका। पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम का दूसरा विकल्प खोजना चाहिए। जैसे बिजली है तो बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार उत्पादन कर सकते हैं उसके जो विकल्प है वो अधिक खोजने चाहिए। ये सभी क्या है, इस आधार पर हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा कम से कम उसका दोहन हो। जैसे पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों की कटाई यदि हम कर रहे हैं तो उनके यानी एक पेड़ को यदि काटा तो उसके स्थान पर 2 पेड़ लगाओ तो क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन में जो संतुलन है वो बना रहेगा। अब देखते हैं आगे कि वन संरक्षण प्रबंधन, यानी वन संरक्षण है वो क्या है और उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हम। तो यदि हम देखें इसके बारे में तो आपका जो वन है, वन पृथ्वी पर जीवन का क्या है, आपका आधार है। ये सभी को पता है, हम देख रहे हैं बार बार कि जो वन है आपका, वन क्या है, हमारी पृथ्वी पर रहने जो जीवन है पृथ्वी पर जीव जंतुओं का, उनका रहने का आधार बन गया है। कैसे कि वन है, वन में क्या होते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं। अब यदि ज़्यादा से ज़्यादा वन के अंदर पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगी, वर्षा होगी। और वर्षा यदि होगी तो नदियाँ सूखी नहीं रहेगी, और नदियाँ यदि सूखी नहीं रहेगी तो क्या होगा, नदियाँ नहीं सूखी रहेगी तो हमारे कृषि का जो जल है वो उपलब्ध होगा। और क्या होगा, यदि आपके वन है तो क्या होगा, मिट्टी का संरक्षण रहेगा, मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, और मृदा क्या रहेगी, उपजाऊ, और जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। बाढ़ भी नहीं आएगा यदि आपकी वर्षा हो रही, यदि आपके पेड़ पौधे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, वन है तो क्या होगा, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, अकाल भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होगी, सूखा नहीं पड़ेगा, और अन्य जो प्राकृतिक आपदा है उनसे भी क्या होगा, बचाव होगा। ये हमें सभी को पता है कि वन यदि है तो ये सभी हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। इस प्रकार पहले की यदि हम बात करें तो पहले हमारी जो पृथ्वी है उस पर 70% भाग पर क्या थे, वन थे। लेकिन अब क्या स्थिति रह गई है आपकी, 16 से 17% भाग पर ही वन है। और एक रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखें तो हमारी पृथ्वी पर जो 33% भाग है उस पर वन होना क्या है, आपके लिए आवश्यक है। यदि उनसे नीचे है तो आपकी जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ सकता है। ये है आपका वन। अब हम देखें कि वन के उन्मूलन के कारण क्या है, वनोन्मूलन का क्या कारण है जिसके कारण वन का क्या है, बार बार वनों की कटाई कर रहे हैं, वनों का उन्मूलन हो रहा है, अंधाधुंध रूप से उसका विनाश कर रहे हैं। क्या कारण है देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों को काटकर कृषि के लिए भूमि तैयार करना सबसे ज़्यादा यदि किसी का कारण है प्राकृतिक संपदा के दोहन का तो आपकी जनसंख्या वृद्धि है। और जनसंख्या वृद्धि हो गई तो उनकी जो आपूर्ति करने के लिए उनकी आवास है, रोटी है, कपड़ा, उन सभी के लिए क्या है, आपको पेड़ पौधों की कटाई करनी पड़ेगी। और इसके लिए क्या है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों को काटकर कृषि के लिए भूमि तैयार करना
पहला कारण हो गया। दूसरा यदि हम देखें तो रहने के लिए आवास की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए क्या होगा, निर्माण कार्यों में भी आपको वन है उनका उन्मूलन कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए यानी उद्योग और कारखानों के लिए भी क्या है, बार बार वनों की कटाई हो रही है। पशुपालन की यदि बात करें तो पशुपालन के लिए भी आप वनों की कटाई हो रही है। यदि और बात देखें हम देखें, एक आता है झूम खेती। क्या है ये झूम खेती? यदि हम बात करें झूम खेती की तो ये कहाँ पर होती है, ये ज़्यादा होती है आदिवासी क्षेत्रों में। जैसे हम बात करें आसाम वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, झूम खेती होती है। क्या होती है झूम खेती? यदि हम सीधी भाषा में समझे तो क्या होता है इसमें कि एक पूरे वन के एक क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, ये जलाकर राख कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं। 2-3 साल खेती की, फिर क्या हुआ, वहाँ की मृदा अनुपजाऊ होगी तो वहाँ से दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे और वहाँ उसी प्रकार वन को क्या करेंगे, जलाकर राख कर देंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। ये होती है आपकी झूम खेती। जो क्या करते हैं, आदिवासी जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, वो ज़्यादा करते हैं इसको। इसका क्वेश्चन आपको परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है और पूछ सकते हैं इसका। देखते हैं झूम खेती क्या होती है। यानी इस प्रकार की खेती को विशेष क्षेत्र की वनस्पति को जलाकर राख कर दी जाती है, जिससे वहाँ की भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने से 2 से 3 वर्ष तक अच्छी फसल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये होती है आपकी झूम खेती। अब ये सभी किसके कारण है? ये सभी कारण है आपके वनोन्मूलन के कारण। कि वन का उन्मूलन है, उन सभी का ये कारण हमने देखा। अब यदि हम देखें, वनोन्मूलन है, वन की कटाई से अर्थात अंधाधुंध से वनोन्मूलन से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे प्रकृति पर। तो देखते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का क्षय है, नष्ट होना है, वो सभी किसका कारण है? मुख्य कारण क्या है इसका? प्राकृतिक संसाधनों के क्षय का, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, क्षय का, नष्ट होने का मुख्य कारण आपका वनोन्मूलन, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन है उनका बार बार से क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। और यदि हम देखें, मृदा का अपरदन है, वो ज़्यादा किसके कारण होता है? वनोन्मूलन के कारण। यदि वन नहीं होंगे तो मृदा है, उपजाऊ मृदा क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी और मृदा का क्या हुआ, अपरदन, और मृदा है वो अनुपजाऊ हो जाएगी। वन्य जीवन है, उन सभी का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। कैसे? यदि हमने पेड़ पौधों को काट दिया तो वहाँ पर जो रहने वाले जीव हैं वो क्या होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, और वो यदि नष्ट होंगे तो आपकी जो खाद्य श्रृंखला है उनमें क्या होगी, उनमें संतुलन बिगड़ जाएगा। और देखें तो जलवायु परिवर्तन है, यानी जलवायु का परिवर्तन होने का अब जो हम देख रहे हैं, जो ये अब की जो वर्ष है, इसमें क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन अत्यधिक तेज गति से हो रहा है। क्यों हो रहा है? कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं लगातार। तो क्यों हो रहा है ये सभी का कारण है वन का क्या होना, कम होना। आपकी जो पृथ्वी है उन पर कम से कम क्या होना, वनों का होना। ये सभी किसके कारण है? आपका वनोन्मूलन के कारण। मरुस्थलीकरण की जो समस्या आ रही है वो किसके कारण आ रही है? वनोन्मूलन के कारण। यदि पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मरुस्थल होगा, और मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण यदि हम देखें तो क्या होता है, वनोन्मूलन, वनों की अत्यधिक कटाई। और यदि हम देखें तो प्रदूषण में वृद्धि भी किसके कारण हो रही है? वनोन्मूलन के कारण। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगी, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगी और न ही वर्षा होगी तो क्या फैलेगा, प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ये सभी किसके कारण है? वनोन्मूलन की ये सभी दुष्प्रभाव है, जिनको इस पाठ में यदि हम देखें तो आप अपने खुद से भी लिख सकते हो। यदि एक बार आपने देख लिया, पाठ को पढ़ लिया, 1-2 बार वीडियो देख लिया, तो आप इसमें खुद से भी अधिक लिख सकते हो। देखते हैं आगे। अब है आपके वन संरक्षण के उपाय, यानी वनों के संरक्षण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो वन संरक्षण के उपाय में यदि हम देखें तो वनों की कटाई और वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए। यदि हम देखें, पहला इसका क्या कर सकता है उपाय कि आपने जो वनों की कटाई की है, वृक्षों की कटाई की है, तो यदि आपने एक को काटा है तो 2 उसकी जगह लगा सकते हो। तो क्या होगा, आपका जो वन है, वनों की कटाई और आपकी जो नए वन होने की जो संभावना है, उन सभी में क्या रहेगा, समान अनुपात रहेगा। यानी वनों की कटाई और वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। दूसरी यदि हम देखें, वनों की आग से क्या की जानी चाहिए, सुरक्षा की जानी चाहिए। वनों को हानिकारक कीटों से दवा छिड़काकर क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, जिससे वन नष्ट न हो।
और यदि हम देखें तो विविधतापूर्ण वनों को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। अब विविधतापूर्ण वनों को प्राथमिकता कैसे, यानी विविधतापूर्ण यानी अनेक प्रकार के वृक्षों को लगाना चाहिए वहाँ पर। तो क्या होगा, यदि एक प्रकार के जो पेड़ है उनको काट दिया तो दूसरे प्रकार के वृक्ष है वो फूल जाएंगे, फल फूल जाएंगे, और वहाँ पर क्या है उस प्रकार के, यदि एक प्रकार की जो वृक्ष है वो नष्ट हो रहे हैं किसी कारण से, तो दूसरे प्रकार के जो वृक्ष है वो रहेंगे और आपकी जो वन का वनोन्मूलन की दर है वो कम हो जाएगी, वन संरक्षण रहेगा। अब यदि हम देखें ईंधन व इमारती लकड़ी के नवीन वैकल्पिक आपको स्रोत के रूप में खोजना चाहिए, यानी ईंधन और इमारती जो लकड़ियां हैं उनको हम काट रहे हैं, यदि उनके स्थान पर क्या हो दूसरा वैकल्पिक खोज लिया जाए, यदि हम दूसरी उसकी जगह स्रोत खोज ले तो क्या होगा, उनको हमें काटना नहीं पड़ेगा और वनों का उन्मूलन नहीं होगा। और यदि हम देखें तो बाघों एवं बहुउद्देशीय योजना को बनाते समय वन संसाधन संरक्षण पे क्या देना चाहिए आपको ध्यान, यदि देंगे तो वनोन्मूलन है, वन संरक्षण है वो रहेगा। और यदि हम आगे देखें वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृत करनी चाहिए। आपके जो वन उन्मूलन की जो दर है वो बढ़ने का कारण क्या है कि जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि वन उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इससे दुष्प्रभाव है, इन सभी के बारे में लोगों को पता नहीं है। यदि लोगों को इनके बारे में जागरूक किया जाए तो वन है उनका संरक्षण हो सकता है। और यदि हम देखें आपकी जो सामाजिक वानिकी है उनके बारे में क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। वन संरक्षण के नियमों को क्या करना चाहिए, कड़ाई से पालन करना चाहिए, और जिससे क्या होगा यदि सख्ताई कर दी जाए वन संरक्षण के नियमों में तो क्या होगा, जो वृक्षों की कटाई है और पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई क्या होगी, कम होगी और वनों का संरक्षण रहेगा। इन सभी से हम क्या है वनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब यदि हम देखें बीच में एक आया था आपका सामाजिक वानिकी, क्या होता है सामाजिक वानिकी, तो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत क्या होता है, देश में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूमि पर प्रति वर्ष वनोरोपण की आवश्यकता है। यदि हम देखें अब यदि हम देखें स्थिति कि आपका हमारा जो देश है उसमें 1 करोड़ हेक्टेयर की जो भूमि है उनसे भी अधिक भूमि पर वन रोपण की आवश्यकता हमें है, ताकि क्या हो पारिस्थितिक संतुलन है वो क्या हो बनाया रह सके और प्रकृति का संतुलन है वो न बिगड़े। इससे वन क्षेत्रों में भी वृद्धि होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अंतर्गत सामाजिक वानिकी क्यों बनाया गया सामाजिक वानिकी को, क्योंकि जो हमारा जो देश है उसमें क्या है लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि पर प्रति वर्ष वन रोपण की हमें आवश्यकता है, ताकि क्या हमारी जो प्रकृति का संतुलन है वो बना रह सके, पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना रह सके। इससे क्या होगा कि वन क्षेत्र में तो वृद्धि होगी लेकिन आप लोग हैं वो बेरोजगार नहीं होंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा। अब इनमें लोगों क्या होता है सामाजिक वानिकी में, इसमें लोगों का यानी लोगों खुद का होता है और लोगों के लिए होता है और लोगों द्वारा कार्यक्रम के रूप में मान्यता इसको प्राप्त हुई है। इसमें समाज के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाता है और वो ही क्या करते हैं अपने लिए वृक्ष लगाते हैं और उनसे जो उत्पादन प्राप्त होता है वो खुद ही अपने लिए क्या करते हैं, उनसे अपने आप खुद ही उनको काम में लेते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं आपके सामाजिक वानिकी में, जिसमें लोगों का खुद के लिए और खुद के द्वारा ही कार्यक्रम होता है। अब जो सामाजिक वानिकी है इसमें क्या है 3 घटकों के रूप में देखते हैं। इसमें एक तो होता है कृषि वानिकी, दूसरा आपका कृषि वानिकी हो गया पहला, दूसरा आपको आता है वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, हॉस्पिटलों यानी अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर क्या करना, वृक्षारोपण करवाना। यानी वन विभाग की टीमों द्वारा वन विभाग द्वारा क्या है नहरों के किनारे और सड़कों के किनारे और हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उनके किनारे अस्पताल है, उनमें क्या किया जाता है सार्वजनिक स्थान या उनमें क्या है वृक्ष लगाते हैं और अन्य जो सार्वजनिक जगह है उनमें भी क्या है वृक्षों को लगाना। और तीसरा यदि हम खंड देखें तो इसमें क्या होता है ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना। ये भी किसमें आता है सामाजिक वानिकी में। 3 घटक है कृषि वानिकी, दूसरा वन विभाग द्वारा इस अन्य जो सार्वजनिक स्थान है उन पर वृक्षारोपण करवाना और तीसरा होता है आपका सार्वजनिक जो ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना। ये किसके अंतर्गत आते हैं सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद यदि हम देखें तो ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, वन, आपने पढ़ा था वन संरक्षण के बारे में। अब यदि हम देखें कि आपकी जो वन्य जीव है उनका संरक्षण क्या है, क्या कर सकते हैं, वन्य जीव संरक्षण है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और किस प्रकार कर सकते हैं। वन्य जीव की यदि हम सामान्य शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है, प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतु, यानी प्राकृतिक आवास में रहने वाले जो जीव जंतु है उसको क्या कहते हैं, हम वन्य जीव कहते हैं। जैसे आपके हाथी है, शेर है, हिरण है, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं वन्य जीव के अंदर कहते हैं। अब यदि इसका व्यापक अर्थ हम देखें तो क्या होता है, सभी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए आता है। यानी यदि बड़े स्तर पर इसका उपयोग अर्थ देखें तो क्या होता है, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। लेकिन सीधा यदि अर्थ देखें तो प्राकृतिक स्थान पर रहने वाले जीव जंतु आते हैं। लेकिन व्यापक अर्थ यदि इसका हम निकालें तो क्या होता है, सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए आता है इसका। अब देखते हैं आगे, ये तो था आपका वन्य जीवों के बारे में। अब हम देखते हैं कि वन्य जीव है उनके विलुप्त होने के कारण क्या है, क्या कारण है जिसके कारण वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। अब इसका यदि हम मुख्य कारण देखें तो आपका क्या है, मनुष्य ही है इसका कारण। और मनुष्य के द्वारा क्या किया जा रहा है देखते हैं, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। क्यों हो रहा है प्राकृतिक आवास नष्ट होना, जिसके प्राकृतिक आवास यदि नष्ट हो रहे हैं तो इससे वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। और प्राकृतिक आवास क्यों हो रही है नष्ट, तो प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने का कारण है प्राकृतिक आपदाएं, यानी बार बार प्राकृतिक आपदाओं का आना, जिसके कारण प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जैसे जलावमुखी है, भूकंप है, सुनामी है, इन सभी के कारण प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, इन सभी के कारण प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। वहाँ की जहाँ ये आते ज्वालामुखी आ गई तो वहाँ का जो प्राकृतिक जो आवास है वन्य जीवों का वो नष्ट हो जाता है, वन नष्ट हो जाते हैं। भूकंप आने से भी नष्ट हो जाते हैं, सुनामी आने के कारण भी होता है। अब यदि हम देखें आगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती आवश्यकताओं के कारण क्या है, जो प्राकृतिक आवास है उनको अंधाधुंध उसका दोहन कर रहे हैं। और देखें तो वृहद जल परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना है, यानी यदि बड़े स्तर पर जल परियोजना है तो वहाँ पर यदि क्या है, ये बांध बनाए जाएंगे और इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ की जो वृक्ष है, वन है, उनको क्या किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा और उनके स्थान पर क्या है, इनको लगाया जाएगा। यदि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, उनके कारण क्या है, वहाँ का जो जल स्तर बढ़ जाए तो भी क्या होता है, प्राकृतिक जो आवास है वो नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में तेल के टैंकरों से तेल का रिसाव होने का कारण भी जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भी आपका क्या है, प्राकृतिक आवास से नष्ट हो रहे हैं। और यदि हम देखें, ये है आपके प्राकृतिक, ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्या देखा हमने कि प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के क्या कारण है। तो पहले हम देख क्या रहे थे, हम देख रहे थे कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण क्या है। तो वन्य जीवों के विलुप्त होने का पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। और हमने ये भी देख लिया कि प्राकृतिक आवास नष्ट क्यों हो रहे हैं। तो वन्य जीवों के नष्ट होने का पहला कारण है आपका प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। दूसरा यदि हम कारण देखें तो दूसरा है जीव जंतुओं का क्या होना, जीवों का अवैध शिकार होना। यानी जो मनुष्य अवैध शिकार कर रहे हैं वो भी क्या है, आपका वन्य जीवों के नष्ट होने का कारण है। प्रदूषण भी एक कारण माना जाता है, प्राकृतिक जो आपका जो वन्य जीव है उनके नष्ट होने का कारण, प्रदूषण के कारण भी नष्ट हो रहे हैं। यदि ये प्रदूषण के कारण कैसे, जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये कुछ विगत वर्ष है उसमें हम देखें कि तापमान में क्या हो रहा है, बाहरी रूप यदि हम देखें तो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण क्या है, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। और भी अन्य कारण हैं जिनके कारण क्या है, जैसे हम जलीय जीवों के बारे में हम देखें तो जल प्रदूषण होने के कारण क्या है, जो वहाँ के जो जीव है वो नष्ट हो रहे हैं। तो ये सभी क्या है, वन्य जीवों का नष्ट होने का कारण है। और हम देखें तो मानव एवं अन्य वन्य जीवों में क्या होना, संघर्ष होना। कैसे, जैसे हम देखें कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, वनोन्मूलन कर रहा है। यदि वनों की कटाई कर रहा है तो क्या है, वन में रहने वाले जीव है वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो दोनों में क्या है, आपसी संघर्ष है। मानव क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा रहा है और मनुष्य जो वन्य जीव है उनमें क्या हो रहा है, संघर्ष। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, ये सभी कारण है वन्य जीवों के नष्ट होने के। वन्य जीवों के नष्ट होने की क्या क्या देखा हमने, कि पहला कारण हमने देखा कि जो आपका प्राकृतिक आवासों को नष्ट होना। दूसरा कारण हमने देखा जीवों का अवैध शिकार होना। तीसरा हमने देखा प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होना। और हमने देखा कि मानव एवं
वन्य जीवों में क्या होना, संघर्ष होना, ये सभी किसके कारण है, ये सभी आपके वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण है। अब यदि हम देखें वन्य जीव संरक्षण है वो क्या है और भारत में इसके लिए क्या किया गया है। वन्य जीव संरक्षण है आपका वो भारत में 1952 से 1972 तक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण की आपकी जो नीति है वो राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत आता था। यानी 1952 से लेकर कब तक, 1952 से लेकर 1972 तक किस में आता था, ये आता था आपका राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत। फिर क्या हुआ, फिर इसके अंतर्गत वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया आपका, 1972 में बनाया गया। 1972 तक किस में आता था, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत। फिर वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया आपका, 1972 में बनाया गया, जो अब तक लागू है, जिसमें समय समय पर क्या हो रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं। अब यदि हम एक अन्य देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। यानी आपका जो IUCN है, इसमें इसका पूरा नाम यदि हम देखें तो आपका होता है इसका इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसमें क्या होता है, इसमें विलुप्त होने के कगार पर जो जाति है उनको एक पुस्तक के अंतर्गत संकलित किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाल आंकड़ा पुस्तक बोलते हैं। अब लाल आंकड़ा पुस्तक है वो इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेड डाटा पुस्तक है, सीधा रेड डाटा पुस्तक के नाम से भी पूछ लिया जाता है। अब देखें इसमें, तो अब यदि इसमें देखें कि लाल आंकड़ा पुस्तक है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, IUCN के द्वारा, जिसको कब बनाया गया, यह इस संस्था को 1948 में। अब यदि हम देखें तो इसमें लाल आंकड़ा पुस्तक है, रेड डाटा पुस्तक है, इसमें किस प्रकार की इसमें जानकारी रखी जाती है, तो इसमें क्या है कि 5 प्रकार की, इसमें यदि हम देखें तो 5 प्रकार से इसमें रखा जाता है, यानी 5 प्रकार से इसमें जातियों को रखा गया। 5 प्रकार कौन कौन से है वो देखते हैं। तो IUCN द्वारा 5 जो प्रकार की जाति है उसको रखा गया है, जिसमें पहला आपको यदि हम देखें तो विलुप्त जाति आती है। इसके अंदर क्या आती है, इसमें आपकी इसमें आती है विलुप्त जाति। तो विलुप्त जाति के अंतर्गत यदि हम देखें तो विलुप्त जाति के अंतर्गत आता है इसमें कि वे जाति जो क्या है कि वर्तमान समय में नष्ट हो चुकी है, यानी वर्तमान समय में इसका अस्तित्व नहीं है और बिल्कुल रूप से क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। वे सभी किसके अंतर्गत आती है, आपकी विलुप्त जातियों के अंतर्गत आती है, जिसका अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें आता है आपका डायनासोर है, राइनिया है, ये सभी किस में आते हैं, विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत, यानी ये वर्तमान में नहीं है। इन विलुप्त प्रजाति में वे आते हैं जिसकी वर्तमान में नहीं है संख्या और पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। इसमें यदि हम देखें तो डायनासोर और राइनिया। दूसरी हम देखें तो संकटग्रस्त जाति आती है। इसमें वे जाति आती है जिसका संरक्षण यदि न किया जाए, यानी संकटग्रस्त जातियों भी आते हैं जिसका यदि हम निकट भविष्य में इसका यदि हम संरक्षण न करेंगे तो निकट भविष्य में इसमें क्या है, कमी आ जाएगी और निकट भविष्य में ये समाप्त हो सकती है। जैसे इसमें आती है गेंडा, गोडावण, बब्बर शेर और बघेरा। इनकी जो जाति है यदि इसका संरक्षण नहीं किया जाए समय रहते हैं तो क्या होगा, नष्ट हो सकती है। अब यदि हम देखें तीसरी सभेद्य जातियां, तो इसमें कौन सी आती है, जिसकी क्या है आपको संकटग्रस्त होने की स्थिति में है, ये सभेद्य जातियां हैं। सभेद्य जाति कौन सी होती है, तो वे जातियां जिसको क्या है, जिसकी संरक्षण की आवश्यकता है, यदि इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो वो संकटग्रस्त जातियों में आ सकती है। अब यदि चौथी जो स्थिति देखें, दुर्लभ जातियां, तो दुर्लभ जातियों में कौन सी आती है, वे जाति जिनकी जो संख्या है वो क्या है, विश्व में बहुत ही कम है। कौन सी होती है दुर्लभ जातियों में, यानी वे जातियां जिसकी विश्व में संख्या बहुत ही क्या है, कम है, और वो किस में आती है, दुर्लभ जातियों, जिसकी कहीं कहीं पर उसकी देखने को मिलती है। जैसे हिमालय भालू है, आपका जो विशाल पांडा है, ये सभी किस में आते हैं, दुर्लभ जातियों में। अब है अपर्याप्त जातियां। अपर्याप्त जातियां हैं वे किस में आती हैं, जिसकी क्या है कि पृथ्वी पर इसकी जो वितरण है उनके बारे में अधिक हमें ज्ञात नहीं है। यानी अपर्याप्त जातियां कौन सी है, जिसकी क्या है कि पृथ्वी
यानी अपर्याप्त जातियों में कौन सी आती है? वे जातियां जिनकी जो पृथ्वी पर है हमें उपलब्धता के बारे में इसकी पता नहीं है, कितनी उपलब्धता है और कौन कौन सी जातियां है। अब यदि हमने 5 प्रकार देखे, कौन कौन से? विलुप्त जाति जिसकी क्या है? मात्रा नष्ट हो चुकी है। और दूसरी किस्में देखी हमने संकटग्रस्त, जिसकी यदि निकट भविष्य में इसकी हम ये देखभाल नहीं करेंगे, उसका संरक्षण नहीं किया जाए तो वो क्या विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आ सकती है संकटग्रस्त जातियां। तीसरी हम देखें सहभेद्य जाति, इसके संरक्षण की हमें आवश्यकता है, जो क्या है? निकट भविष्य में यदि इसके संरक्षण नहीं करेंगे तो संकटग्रस्त जातियों में आ सकती है ये। दुर्लभ जाति जिनकी क्या है? मात्रा विश्व में बहुत ही कम है। यदि अपर्याप्त जातियों में देखें तो इसमें कौन सी आती है? वे प्रजाति आती है जिसकी हमें मात्रा के बारे में इनकी संख्या पता नहीं है। वे सभी किस में आती है? अपर्याप्त जातियों में आती है। इस प्रकार हमने ये अध्ययन किया और इसके बारे में यदि हम आगे अध्ययन करेंगे जल प्रबंधन के बारे में और अन्य जो पॉइंट बचे हैं उनका अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब इस पार्ट के अंतर्गत क्या है? थ्योरिकल पार्ट है ये, और इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? पढ़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो बनाया हुआ है इसको बार बार यदि देखोगे तो सरल सा पार्ट है, सीधा सा, जिसका आप अध्ययन कर सकते हो। यदि आपको 10th क्लास की जो साइंस है उसका पूरा कोर्स का अध्ययन करना है तो यूट्यूब पर जाकर आप सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हो। यदि आपको आपको जो PDF की आवश्यकता है इस सभी आपको जो 10th क्लास की साइंस की, तो आप सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो। यदि इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।